हमारी संडे की पहली बड़ी स्टोरी छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आई है। शनिवार को बीजापुर के जंगल में बड़ा नक्सली हमला हुआ था। इस हमले में सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद हो गए, 12 नक्सली भी मारे गए। 22 जवानों के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सिर शर्म से झुकाने वाली बात यह कि इन बलिदानियों का भी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ और इस मामले पर चुनावी राज्यों में वोटों के लिए सियासत शुरू हो गई। इसीलिए जी न्यूज आज ये सवाल पूछ रहा है कि शहादत पर सियासत क्यों? जवानों का बलिदान कब तक? इतनी बड़ी घटना हो गई हो और हम वहां पर रैलियां निकालकर वोट मांग रहे हैं। There have been similar such acts in the past, and it pains us to say that those who are elected to govern are busy with other what they perceive to be more important issues. सुना आपने, देश अभी 22 जवानों की शहादत के दुख से उबरा भी नहीं है। 22 जवानों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 22 शहीद जवानों का अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ और बीजापुर नक्सली हमले पर सियासत शुरू हो गई। हम इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले बीजापुर में नक्सली हमले की पूरी जानकारी आपको देते हैं। शनिवार की रात बीजापुर के सिलगेर के जंगलों में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान नक्सलियों के सफाई के लिए जंगलों में घुसे हुए थे। दोपहर के वक्त सभी जवान खाना खाकर आगे बढ़ ही रहे थे कि करीब 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने जवानों को चारों तरफ से घेरकर धावा बोल दिया। रॉकेट लॉन्चर, एलएमजी, AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियारों से हमला करते रहे। इस नक्सली हमले में सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। और लगभग हमारे जवान 1500 से 2000 जवान थे। तीन तरफ से घेर के आगे बढ़ रहे थे। फायरिंग जब चला तो उसमें नक्सलियों ने मोटर लॉन्चर, बड़े बड़े वेपन, सारे चीज प्रयोग किए हैं। हमारे जवानों ने भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजापुर नक्सली हमले में 22 जवानों की शहादत पर दुख जताया। बीजापुर नक्सली हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपना चुनावी दौरा रद्द कर दिया। देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी। बीजापुर नक्सली हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की। अमित शाह के घर पर हुई बैठक में आईबी के डायरेक्टर, सीआरपीएफ के अधिकारी शामिल हुए। वैसे खुफिया एजेंसियों ने बीजापुर में नक्सली हमले का अलर्ट पहले ही दे दिया था। इसके बावजूद लापरवाही बड़ी हुई और इसका नतीजा देश के सामने है। खबर है कि इस नक्सली हमले की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है, लेकिन इस जांच से पहले ही बीजापुर नक्सली हमले पर वोटों के लिए सियासत शुरू हो गई। जिन राज्यों में चुनाव है वहां नक्सली हमला मुद्दा बन गया। छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा अटैक होता है, कोई जवाबदार व्यक्ति छत्तीसगढ़ में मौजूद नहीं है जो जवाबदारी के साथ बात करे। मुख्यमंत्री असम चुनाव में व्यस्त है, रोम जल रहा है और नीरव बांसुरी बजा रहा है। He could have spent his time a little better protecting India's brave soldiers rather than walking down streets throwing petals to seek a vote. आरोप प्रत्यारोप का ये खेल सिर शर्म से झुकाने वाला है। अफसोस तो इस बात का है कि कोई भी दल ये सवाल क्यों नहीं पूछता कि देश के भीतर ही जवानों का बलिदान कब तक? क्योंकि लाल आतंक का सिर्फ 10 बरस का खूनी इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि नक्सलियों का हमला लगातार जारी है। 21 मार्च 2020 बस्तर में नक्सली हमला, 17 जवान शहीद। 1 मई 2019 गढ़चिरौली में आईईडी ब्लास्ट, 16 जवानों का बलिदान। 24 अप्रैल 2017 सुकमा में नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद। 25 मई 2013 दरभा में कांग्रेस नेताओं पर हमला, 27 की मौत। 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 75 जवान शहीद। 12 जुलाई 2009 राजनांदगांव में नक्सली हमला, पुलिस के 30 जवान शहीद।
अब आप खुद सोचिए कि बात किस पर होनी चाहिए, कि कौन सा नेता शहीद जवानों के परिवारों से मिलता है या नहीं, या फिर इस बात पर देश में चर्चा होनी चाहिए कि ये नौबत आती ही क्यों है। नक्सलियों का अंत आखिर कब होगा और कब हमारे जवानों का बलिदान रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज को जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजापुर हमले में नक्सल कमांडर हिडमा का हाथ हो सकता है। तो नक्सली कमांडर हिडमा पिछले महीने बीजापुर में सक्रिय हुआ था। बीजापुर सीमा पर हिडमा के साथ 100 से 120 नक्सली देखे गए थे। 60 से 80 नक्सलियों का दूसरा ग्रुप भी था। टॉप नक्सल कमांडर है हिडमा, जिस पर 25 लाख रुपयों का इनाम भी है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि जवानों की शहादत पर सियासत करना जैसे कि विपक्ष की आदत बन चुका है। टीएमसी ने एक तरफ नक्सली हमले पर राजनीति की तो दूसरी तरफ आज ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दक्षिण सोनारपुर की रैली में पुलवामा हमले का जिक्र किया, केंद्र सरकार पर विवादित बयान दिया। পুলওয়ামা দেখিয়ে দেশপ্রেম দেখিয়ে ইলেকশন আসলে তখন পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করে পড়ে, তখন পুলওয়ামা নিয়ে নিজেই নিজের সেনাবাহিনীকে মেরে ফেলে। এই হচ্ছে অবস্থা। আর আমাদের দেশপ্রেম শেখাচ্ছ। हमारी संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सियासी खेला में खोट है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नंदीग्राम बूथ पर धांधली की ममता बनर्जी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब दिया है और साफ साफ कहा है कि ममता बनर्जी ने धांधली के जो आरोप लगाए थे, जांच के दौरान उन आरोपों में सत्यता नहीं पाई गई। इसके बाद चुनाव आयोग ने यहां तक कह दिया कि इस तरीके का माहौल मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा बनाया जाना दुख की बात है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये चुनावी स्टंट आपको याद होगा। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में वोटिंग थी और ममता बनर्जी नंदीग्राम के बूथ नंबर 7 पर पहुंची हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि यहां बीजेपी के लोग मतदाताओं को वोट डालने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नंदीग्राम के कई बूथ पर बीजेपी के लोगों का कब्जा हो गया है और बंगाल में वोटिंग चुनाव आयोग नहीं, गृह मंत्री अमित शाह करा रहे हैं। কোনো নিয়ম কানুন মানা হচ্ছে না, যা ইচ্ছে তাই করছে আর শুধু চায় যাতে মানুষ ভোট দিতে না যায়। केंद्रीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की इन्हीं शिकायतों पर जांच की और जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद जानकारी दी कि 1 अप्रैल को नंदीग्राम में कोई हिंसा नहीं हुई। वोटिंग के दिन सब कुछ सामान्य था। बूथ नंबर 7 की वोटिंग में कोई बाधा नहीं आई। मतदाताओं को रोके जाने की शिकायत गलत है। वोटर्स को डराने की बात भी गलत है। हिंसा के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। चिट्ठी में लिखी बातें तथ्यात्मक नहीं है। बीएसएफ जवानों पर लगाए गए आरोप गलत हैं। मौके पर पहुंचे ऑब्जर्वर्स ने सब कुछ सामान्य पाया। गलत तथ्यों के आधार पर भ्रम फैलाने की कोशिश हुई। चुनाव आयोग सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका, आगे ये भी कहा कि ये दुख की बात है कि इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, वो भी मौजूदा मुख्यमंत्री के द्वारा। इसीलिए सवाल उठता है कि ममता बनर्जी ने आखिर नंदीग्राम में वोटिंग वाले दिन झूठ का सहारा क्यों लिया? क्या उन्होंने हार के डर से बूथ पर ड्रामा किया? चुनाव के दिन आपने देखा होगा वे एक ही बूथ में 2 घंटे बैठी रहे। इसको आप क्या कहते हैं? उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और उसके बाद जब इनको कुछ नहीं मिलता है तो ये अपना गुस्सा, अपनी कमियों और अपने कारनामों का गुस्सा ईवीएम मशीन पे फोड़ते हैं। 1460 letters to the Election Commission on various issues. We have received 3 responses, so we don't think it necessary to make any response here to the media. Let us receive 100-200 responses at least. आपको याद होगा पैर में चोट लगने पर भी कुछ इसी तरह से ममता का सियासी खेला सामने आया था। ममता ने तब बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया था, लेकिन जब चुनाव आयोग में राज्य की पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी तो उसमें ऐसे किसी भी हमले की कोई जानकारी सामने नहीं आई। इसलिए ममता से ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्या ममता बनर्जी इस तरह का चुनावी स्टंट करके आगे के 6 चरणों में अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं? क्या इसीलिए लगातार चुनाव आयोग पर बिना सबूत के आरोप लगाए जा रहे हैं? हम सब जानते हैं क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी बार बार
अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग के इस जवाब से सियासी पंडित एक बात का अनुमान और भी लगा रहे हैं कि ममता का सियासी माहौल एक्सपोज्ड हो चुका है और शायद बंगाल के चुनाव में टीएमसी का खेला खराब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी बंगाल में कटमनी पर जी न्यूज के खुलासे के बाद उठे सियासी तूफान की। जी न्यूज पर ऑडियो टेप से खुलासे के बाद बीजेपी टीएमसी पर लगातार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि 2 मई को बीजेपी की सरकार बनेगी तो कटमनी वाले जेल भेज दिए जाएंगे। उधर टीएमसी के इस मामले पर सफाई आ गई है और यकीन मानिए सफाई कम, भतीजे को बचाने की कोशिश ज्यादा लगती है। कटमनी पर जी न्यूज ने किया था बड़ा खुलासा। जी न्यूज के खुलासे पर बंगाल में सियासी कोहराम। हम आपको बीजेपी और टीएमसी में कटमनी पर छिड़ी सियासी लड़ाई से जुड़ी हर खबर बताएंगे। उससे पहले जी न्यूज का वो खुलासा एक बार फिर देखिए जो शनिवार से पश्चिम बंगाल में हर किसी की जुबान पर है। जी न्यूज ने शनिवार को कोयला तस्करी के आरोपी अनूप माझी के करीबी गणेश बागरिया का एक ऑडियो टेप सुनाया था। इस ऑडियो टेप में गणेश बागरिया एक व्यक्ति से ये कहते पाया गया कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बंगाल के माफिया और तस्कर भ्रष्टाचार के 35 से 40 करोड़ रुपए पहुंचाते हैं। इसको अच्छा बोल सकते हैं कि भाई ये एक फिक्स इनकम आ रहा है हर महीने। कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था, उस तक कितना पहुंच जाता था अभिषेक तक? 35 लास्ट 2 साल 2.5 साल 35 बिल्कुल लग रहा है उस तक पहुंच जाता था हर महीने। इसी ऑडियो टेप में गणेश बागरिया की एक और बातचीत में ममता बनर्जी को धृतराष्ट्र तक कहा गया। ये भी कहा गया कि टीएमसी सरकार के सारे फैसले सांसद अभिषेक बनर्जी ही लेते हैं। मैडम का ना धृतराष्ट्र होता है ना, धृतराष्ट्र बस मैडम धृतराष्ट्र। तो उन तक भी तो इन्फॉर्मेशन जाता होगा ना, धृतराष्ट्र बनने देगा, बच्चा काम नहीं करने देते हो तो। जी न्यूज पर इस विस्फोटक ऑडियो टेप के दिखाए जाने के बाद से बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो बाकायदा कटमनी के आरोपियों को जेल भेजने की घोषणा तक कर दी। कटमनी, तोलाबाजी, अत्याचार, गुंडागर्दी, इसी के खिलाफ ही बंगाल की जनता वोट देने वाला है। उनकी भाईपो अभिषेक बनर्जी बंगाल की सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा तोलाबाज करने वाला व्यक्ति है। बंगाल की जनता के पैसे को लूट के बाहर भेजने वाला सरगना है अभिषेक बनर्जी। उसके खिलाफ बंगाल की जनता वोट देगी। बिल्कुल ये जेल जाएंगे, इसको कोई निस्तार नहीं रहे। टीएमसी ने ऑडियो बम पर सफाई दी, लेकिन ये सफाई कम, बुआ के भतीजे को बचाने की कोशिश ज्यादा लगी। By all the channels who are running this, you are running it saying some audio tape. This is not verified. If this is not a verified tape, we feel it is below our dignity to even respond. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बचाव में उतर आई और वही पुराना राग अलापते हुए कह दिया कि बीजेपी ने हार के डर से केंद्रीय एजेंसी को पीछे लगा दिया। আর আমরা যেহেতু লড়াই করি সবাই ভয়ে চুপ থাকে, তাই এজেন্সি লেলিয়ে দেয়। অভিষেকের বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে দাও, অরূপের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও, পুরাণের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও, মদনের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। ইলেকশনের টাইমিংটাও দেখতে হবে তো ভাই, কিসের জন্য এত ভয়? अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लगे कटमनी और तोलाबाजी के आरोपों पर पश्चिम बंगाल की जनता क्या सोचती है? क्या तीसरे चरण के रण में कटमनी का मुद्दा टीएमसी को भारी पड़ेगा? सब काम के लिए, घर बनाने के लिए भी आगे कटमनी का जरूरत है। कटमनी जाता कहाँ है? सब कमिश्नर जी, ममता बनर्जी का घर में जाता है, भाईपो का घर में जाता है। हाईवे पे जो ट्रक रोक करके रात को जो पैसा लिया जाता है, ये यहाँ का जो टीएमसी का जो कैंडिडेट, इसके माध्यम से कालीघाट जाता है, दीदी के पास जाता है।
बंगाल का खेला इस बीच एक शब्द को लेकर भी दिलचस्प हो चला है। आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री बंगाल में लगातार हर मंच से ममता बनर्जी को दीदी कहकर संबोधित करते हैं। दीदी, ओ दीदी, 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 ओ दीदी। टीएमसी को मोदी का बार बार दीदी कहना भी अब कांटे की तरह चुभने लगा है। 7 বার সাংসদ হয়েছেন আমার দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখ্যমন্ত্রী। ওনার প্রতি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী যে ভাষা বলেছেন, যেভাবে ওনাকে অ্যাড্রেস করেছেন, সেটা সত্যি কি বলবো, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। टीएमसी की इस बौखलाहट को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर घिरी टीएमसी शायद ऐसे चुनावी स्टंट से खुद को बचाने की कोशिश कर रही है और शायद 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर जवाब देने से बचने की ये एक कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माई संडे की आखिरी स्टोरी कोरोना वायरस से जुड़ी है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक हड़कंप मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैराथन मीटिंग की, महाराष्ट्र में कड़े फैसले लागू करने पड़े। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और कोरोना से डरिए क्योंकि डेंजर है। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक डेंजर अलार्म बज चुका है। अकेले मुंबई में पिछले 24 घंटे में 11,163 नए केस सामने आए हैं। नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र सरकार को कड़ा फैसला लेना पड़ा। महाराष्ट्र में धारा 144 लागू रहेगी, वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, मॉल, रेस्टोरेंट, बार, थिएटर, पार्क बंद रहेंगे, सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता से चलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% की क्षमता से चलेगा, शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। कोरोना की जो संख्या बहुत बढ़ रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज मीटिंग में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं और बहुत सारे कड़क निर्णय लिए गए हैं। जैसे कि पहले से ही रात को जो संचारबंदी चालू थी, अब उसमें ये बदलाव होगा कि सिर्फ एसेंशियल सर्विस वालों को ही रात में गाड़ी चलाने की परवानगी मिलेगी। हालात दिल्ली में भी चिंताजनक हैं और देश की बात करें तो 24 घंटे में देश में 93,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि अमेरिका में 66,154। उसके बाद सबसे अधिक नए केस तुर्की में 44,756 हैं। इसीलिए केंद्र सरकार कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मैराथन मीटिंग की, कोरोना और वैक्सीनेशन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल समेत सभी उच्च अधिकारी शामिल हुए। तो सरकारें कुछ नहीं कर सकती अगर नागरिक उसका साथ ना दे, तो एहतियात बरतिए, सावधानी बरतिए और खुद भी स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.